महादेवी जी, अब बात करते हैं राजस्थान की राजनीति के ऊपर में कि जैसे कि दो लोग का नाम सामने है उपराष्ट्रपति को लेकर के कि कौन बनेंगे, किरोड़ीलाल मीणा या फिर वसुंधरा राजे जी। आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन बन सकते हैं? सामने अगर नहीं भी आया है तो उनको वो गद्दी मिलेगी। और मैंने पहले भी बहुत पॉलिटिकल इंटरव्यूज दिए हैं, तो अब मैं आपको नाम बता देती हूँ। बताइए कि नए महीने की शुरुआत होने वाली है और अगस्त महीना किन किन राशियों के लिए शुभ होने वाला है और कौन से ग्रह परिवर्तन करेंगे जिसका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर पड़ेगा? के अंदर स्वाति जो नक्षत्र चल रहा है 1 अगस्त से, इसके अंदर क्या होगा? सबसे पहली राशि जो बहुत ही मेरी भी फेवरेट राशि है, ये भी तो कहा था कि कोई भी अगर मन में गलत विचार करने का आ रहा है तो चंद्रमा जैसे कि एक राशि में 2.5 दिन तक रहते हैं। हाँ। वो सबसे ज्यादा गतिमान होते हैं सभी ग्रहों में। तो ऐसा होता है कि कोई भी फैसला लेने से पहले 2.5 दिन तक जरूर रुकना चाहिए इस पर, जैसे कि ताकि मन शांत हो जाए या फिर क्या पता विचार बदल जाए। चंद्रमा जो 2.5 दिन की आपने मेरे से बात करी है, इसका केस ऐसा चलेगा। आप न्यूमरोलॉजी भी बहुत अच्छे हैं, तो आप ये बताइए कौन से जो नंबर वाले होते हैं सबसे ज्यादा अधिक धनवान बनते हैं या फिर किस्मत के लकी होते हैं? वे आपको हमेशा स्टेबिलिटी लाके देते हैं, पैसा लाके देते हैं। महालक्ष्मी नंबर है। नमस्कार, मैं हूं पंडित राघवेंद्र और आज हमारे इंटरव्यू में जुड़ चुकी हैं इंटरनेशनल ज्योतिषी महादेवी सोनवी जी। ये जो इन्होंने 2 साल तक दुबई में वास्तु देखी है और आज जयपुर में आकर के अपना वास्तु भी चलाती है, ज्योतिष भी चलाती है। इनके परिचय के बारे में सुनेंगे और खास करके ज्योतिष की भविष्यवाणी के बारे में भी जानेंगे। कैसे ग्रहों का खेल होता है, राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक ग्रह जब दूसरे ग्रह में जाते हैं, राशि में जाते हैं तो उनका क्या प्रभाव पड़ता है, और करियर से रिलेटेड भी पूछेंगे। खास करके आज के युवाओं जो ज्योतिष के बारे में जानना चाह रहे हैं, अध्यात्म की ओर जुड़ रहे हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। महादेवी जी, ये बताइए कि जिस तरह से ज्योतिष में ग्रहों का खेल होता है, सभी ग्रह एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, हर न किसी जीवन पर प्रभाव पड़ता है, तो क्या यह हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव डालते हैं, किस तरह से गोचर करते हैं, तो राशियों पर क्या अलग अलग प्रभाव डालते हैं? देखिए, कहानी सिर्फ 9 ग्रहों की और 12 राशियों की है और हमारी कुंडली में भी 12 घर होते हैं। वेदों से आई है ज्योतिषी और वेदों का सार है उपनिषद और उपनिषद का सार है गीता। भगवत गीता, रामायण जो हमें आदर्श सिखाते हैं, और उसी के साथ में आपने हनुमान ज्योतिष के बारे में भी सुना होगा। उनके बाद में हनुमान ज्योतिषी भी आई थी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारा कर्म क्षेत्र यानी हम क्या कर्म करते हैं, और उसी के साथ में हमारे आदर्श जो हमें रामायण से मिलते हैं। इसलिए एस्ट्रोलॉजी, ग्रह, गोचर, प्रति अंतरदशा, महादशा, उसी के साथ में जितने भी डिविजनल चार्ट्स हम पढ़ते हैं, चलित चार्ट, विमुस्त्री दशा, हर तरीके से हमारी रोज की लाइफ में इसके इम्पैक्ट होते हैं। कलर्स पे, नंबर्स पे, हमारे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर पे भी। जी महादेवी जी, ये बताइए कि नए महीने की शुरुआत होने वाली है और अगस्त महीना किन किन राशियों के लिए शुभ होने वाला है और कौन से ग्रह परिवर्तन करेंगे जिसका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर पड़ेगा? देखिए, आज के युवा पीढ़ी बहुत इंटरेस्टेड रहती है रोज के राशिफल पढ़ने के लिए, और वीकली, मंथली, लव, टैरो, हॉरोस्कोप भी लोग बहुत सुनते हैं। तो जितने भी दोष और योग हमारी कुंडली में, जैसे कि अभी रिसेंटली बुध ने गोचर किया है मिथुन राशि में, और उसी के साथ में बृहस्पति भी राइज हुए हैं मिथुन राशि में, तो ये बहुत अच्छा योग है जिसके अंदर स्वाति जो नक्षत्र चल रहा है 1 अगस्त से। इसके अंदर क्या होगा? सबसे पहली राशि जो बहुत ही मेरी भी फेवरेट राशि है वो है टॉरस राशि। उसके बाद में सैजिटेरियस राशि की मैं बात करना चाहूंगी, फिर 6 नंबर हम बात करेंगे कन्या राशि की, और 4 नंबर कर्क राशि, और 12वीं पाइसेस जो राशि है। इन सभी के लिए जो ये पूरा महीना है ना, ये पूरा ही महीना बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि पहले तो बहुत खर्चे करेंगे, उसके बाद में इनकी आवक डबल आएगी, क्योंकि ये लक्ष्मी, जो माता लक्ष्मी है ना, उनको कभी पूजना नहीं भूलते हैं। जी हाँ, ये अपने घर की हर स्त्री को बहुत खुश रखते हैं, उन्हें 16 श्रृंगार, गिफ्ट्स करना, बहुत सारी चीजें गिफ्ट करते हैं। तो ये राशियां जो है ना, ये आने वाले पूरे महीने में बहुत सारी चीजें अचीव भी करेंगे और उसी के साथ में बहुत कुछ प्राप्त, धन संपत्ति इनको बहुत हद तक प्राप्त भी होगी। जी, तो देख सकते हैं कि आपने किस तरह से इन्होंने बताया कि कौन कौन से राशि अगस्त महीने में बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर छूने वाली है। और अगस्त महीने में सावन पूर्णिमा का लास्ट डेट भी है और उस दिन रक्षाबंधन भी है, तो रक्षाबंधन किन किन राशियों के लिए शुभ रहने वाला है, ये जरा देखिए। 9 अगस्त को सावन का लास्ट हमारा सावन भी है, उसी के साथ में पूर्णिमा भी आ गई है, और ये जो संयोग बन रहा है, इस संयोग के दिन एक ऐसी हमारे सभी के लिए, हम सबकी लाइफ में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है जिसका हम
हमें बिल्कुल भी हमें एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने, क्योंकि सावन जो पूरा महीना इस बार आपने देखा है, बहुत कुछ हमने नया भी देखा और काफी कुछ नेगेटिव ज्यादा देखा है सावन के महीने में भी, जबकि तो सबसे पवित्र महीना होता है। इस दिन तो हम जो मांगते हैं, जो करते हैं, इस पूरे महीने में वो पूरा हो जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि कलयुग जो है, आयरन एज जो है ना, वो कहीं ना कहीं बदल चुकी है हम सभी के लिए। तो अब कितना ही शिवलिंग पर जल चढ़ा ले, हमारे साथ जो हमारे कर्मों के द्वारा डेस्टिनी में लिखा है ना, वो होके रहेगा। तो 9 अगस्त जिस दिन रक्षाबंधन भी है, उस दिन मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ, एक सिनेमन जो आती है ना, दालचीनी, उसका उपाय करना ना भूलें, क्योंकि ये हमारी नजर उतारता है। उसके अलावा जो कोकोनट होता है ना, कोकोनट के ऊपर का जो ब्राउन कलर का उसकी जटाएं होती है, उसको बर्न करें, क्योंकि कोकोनट तो आप अपने घर में लाएंगे ही सावन के महीने में। उसको बर्न करके जो उसका चारकोल बनेगा ना, वो आप अपने माथे पे लगाइए, भस्म की तरह अपने कंठी पे लगाइए। और ये मैं 12 की 12 राशियों के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी कलयुग में आपके साथ जो भी हो रहा है, उससे बचने का कोई और तरीका नहीं है। काली नजर, बुरी नजर सभी को लग रही है, ऐसी कोई राशि नहीं है जो उस नजर से बच जाए। और राहु का प्रभाव भी सबसे ज्यादा इस महीने में रहेगा, क्योंकि सावन खत्म हो रहे हैं, तो अब शिव जी भी हमें क्या ही बचाएंगे। तो राहु से बचने के लिए भी हमको ये 2 उपाय करने बहुत जरूरी है। तो आप जादू और टोने को मानती हैं, काला जादू, इस तरीके की चीजें होती हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा आपका मुझे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा। देखिए, यदि हम लोग पंडित विद्या कर रहे हैं और हम श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, तो हम एस्ट्रोलॉजर हो गए। अगर हम लोग काली माता की पूजा कर रहे हैं, तो हम तांत्रिक हो गए। तो क्या काली माता को आप नेगेटिव मानेंगे? हम सबको उनकी कृपा चाहिए होती है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हमें काली माता को प्रसन्न करना होता है। काली माता तो सबकी माता है, शिव जी भी उनके आगे जो है ना 2 गुण को देते हैं सबसे पहले। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, तांत्रिक विद्या, ब्लैक मैजिक भी एक तरीके का मैजिक है, जो हर किसी की बस की बात नहीं है। आप पैसे देके किसी से ब्लैक मैजिक करा नहीं सकते हो। मैं आपको ये बात बता दूं, वो इतनी बड़ी एनर्जी होती है कि उसको कोई तांत्रिक अपने हाथों में पकड़ के आपके लिए कुछ अच्छा कर ले, वो ही बहुत बड़ी बात है। तो ये छोटी मोटी चीजें नहीं है। जो ये सोच रहे हैं ना, हमारे घर में काला जादू हो गया, उन्होंने काला जादू कर दिया, अरे भाई बहुत जन्मों की इसमें तपस्या लगती है, ये इतना ईजी नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, बुरी नजर, बुरी स्पिरिट्स एग्जिस्ट करती हैं। महादेवी जी, मतलब कि अब कोई होता है कि अपने घर में चल रही समस्याओं को लेकर के कोई जादू टोना करवाता है, डॉक्टर के ना पास जाकर कोई ज्योतिषी के पास चला जाता है, तो इस तरीके के मतलब आप पर क्या कहना चाहेंगे कि क्या काला जादू से वो सही हो जाता है? देखिए, काला जादू जैसे कि मैंने अभी बताया, वो इतना इजी नहीं है। हर किसी की बॉडी के अंदर इतनी शक्ति नहीं होती वो उस एनर्जी को संभाल पाए। अभी नाग पंचमी के दिन देवी मनसा की हम पूजा करते हैं, तो देवी मनसा के यदि हम बहुत सारे मंत्र जाप कर लें, तो आज हम भी ब्लैक मैजिक कर सकते हैं यदि हम उनकी तपस्या कर लें। जैसे जो हर महीने की संक्रांति आती है ना, जैसे मकर संक्रांति आती है, सूर्य संक्रांति, कर्क संक्रांति आती है, तो अभी आने वाली लियो संक्रांति, सिंह संक्रांति भी इस महीने की आने वाली है। अगर उस दिन हम देवी मनसा, जो हम नाग पंचमी के दिन जो देवियों की देवी है, नागों की देवी है, अगर हम उनकी पूजा करें, तो कल को हम भी ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हमारी बॉडी हमें अलाउ करेगी, हमारा ब्रह्मांड हमको अलाउ करेगा ये सब करने के लिए। कुछ लोगों को चुना गया है ये सब करने के लिए, और इतना इजी हर कहीं आपको कोई बैठे हुए कोई ब्लैक मैजिक करता हुआ नहीं मिलेगा। वो जंगलों में मिलेंगे, पहाड़ों पर मिलेंगे। आपका सौभाग्य होगा कि आप किसी तांत्रिक से मिलने। आप इतनी गलत जो आपने छाया बना रखी है तांत्रिक की, ब्लैक मैजिक की, ये बिल्कुल गलत है। जैसे पंडित होते हैं ऐसे तांत्रिक विद्या, तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजों की पूजा करते हैं जो हम लोग अपने डेली यूज में नहीं करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके घर में कलेश हो गए हैं किसी ना किसी ग्रह के कमजोर होने की वजह से। आपने आज कोई कर्म कर दिया, किसी को गड्ढे में धक्का दे दिया और आपको कर्म का फल मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके घर में कलेश हो रहा है। तो इसका ये थोड़े मतलब हो गया आपके यहाँ पे ब्लैक मैजिक कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। महादेवी जी, ये जैसे कि होता है कि हर किसी का मन विचलित होता है जी। और कोई मन करता है कि कभी ये काम कर लूं, कभी वो काम कर लूं, और इसे चंद्रमा से जोड़ा जाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से पढ़ाई में मन लगना चाहिए, या फिर किस तरह से करियर चूज करना चाहिए, क्या लगता है? देखिए, मन का कारक चंद्रमा है, सब जानते हैं। तो मन होता है हमारा दिल, हमारा मन, हमने दिल से जो काम लिया वो। लेकिन जब हमारी बुद्धि आती है, वो बुध हमारा प्लैनेट होता है। तो हम कहते हैं ना, अपने दिल और दिमाग से काम लेना चाहिए। आप दिल से मत लीजिए, दिमाग से लीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, जो चंद्रमा है तो वो देव ही, लेकिन वो इतने चंचल और शीतल है कि उनमें फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा है। इसलिए जब जब आपका मन विचलित होता है, चंद्रमा जो है वो चंचल है, वो ऐसे ही है, उनका कैरेक्टर, उनके फीचर्स ऐसे ही है, वो आपके साथ ऐसा ही करेंगे। इसीलिए बुध जन्मे थे। जो तारा और चंद्रमा, देवी तारा जो बृहस्पति की वाइफ थी, उनके द्वारा उनका जन्म हुआ। और बुध ना तो आदमी है, ना ही औरत है, ना वो पुरुष है, ना वो स्त्री है। तो जब सही होता है तो बुध चल देता है सही की तरफ,
तरफ, जब गलत होता है तो बुध गलत की तरफ चल देता है, तो ना वो पुरुष हुए ना स्त्री हुए। इसलिए चंद्रमा और बुध का कनेक्शन देखा गया है इस बात के लिए कि जब हमारा मन जो है उसको सीमित करने के लिए हमें बुद्धि की, इंटेलेक्चुअल की जरूरत होती है। बुद्धि तो बताती ना ये नहीं ये करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। हम सब कहते हैं ना हमारे मन में एक तो अच्छी छाया होती है, अच्छा करने के लिए काली छाया होती है, तो यहाँ पे डेविल और एंजल को खड़ा कर दिया जाता है। जब आप वो वीडियोस देखते होंगे तो उसमें यही तो बताया जा रहा है। सो बेसिकली बुद्धि और चंद्रमा कभी साथ में नहीं रह पाते हैं, मन, दिल और दिमाग कभी एक साथ नहीं होता है। तो उसे बैलेंस करने के लिए, जैसे हमारी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, हमारी गुरु से नहीं बन रही, हमारी विद्या में, हमें एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, हम फील्ड्स चेंज कर रहे हैं, लॉयर होके भी लोग एस्ट्रोलॉजी भी कर रहे हैं, सीए कर ली, एस्ट्रोलॉजी कर ली, तो ये क्यों हो रहा है? इन दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। यानी कि सफेद चीज और हरी चीज, इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। अब सफेद कपड़ा ले लो, हरा कपड़ा ले लो, उसके नॉट बनाओ और उस नॉट को अपने तकिए के नीचे रखो। आपका दिल और दिमाग उसे बैलेंस करो कि हम गलत चीज ना करें। जी। तो ये भी तो कहा जाता है कि कोई भी अगर मन में विचार, गलत विचार करने का आ रहा है तो चंद्रमा जैसे कि एक राशि में 2.5 दिन तक रहते हैं। हाँ। वो सबसे ज्यादा गतिमान होते हैं सभी ग्रहों में। तो ऐसा होता है कि कोई भी फैसला लेने से पहले 2.5 दिन तक जरूर रुकना चाहिए इस पर, जैसे कि ताकि मन शांत हो जाए या फिर क्या पता विचार बदल जाए। देखिए जैसे अब चंद्रमा 2.5 दिन है, ऐसे सूर्य भी 1 महीने उनकी चलती है, गोचर चलता है। हाँ, लेकिन वो होता है कि चंद्रमा सबसे गतिमान ग्रह है। हाँ, क्योंकि वो चंचल है। 7 साल रह जाते हैं इस तरीके से। जी। अब क्योंकि चंद्रमा चंचल है तो वो 2.5 दिन जो आप बोल रहे हो रुकना चाहिए, वो एक्चुअली आपको 1 मिनट भी रुकना चाहिए। आप स्वर लेते हो, आप घर से बाहर जाते हो तो आप सांस चेक करते हो, राइट या लेफ्ट। राइट वाली चल रही होगी तो मैं बाहर जाऊंगी, मेरा काम अच्छा होगा। ये भी तो चंद्रमा से ही रिलेटेड है। और चंद्रमा के लिए हम शिव जी को पूजा करते हैं, तो शिव जी भी भोले हैं। देखा नहीं कितने असुरों को उन्होंने वरदान दे दिया था, रावण को भी वरदान दे दिया, फिर उसको ठीक करने के लिए हनुमान जी के उसमें आए थे बेस में, ताकि रावण का वध कर सके। ठीक है, तो मैं ही बोला जाता हूँ देवी देवताओं से भी गलती होती है। तो चंद्रमा जो 2.5 दिन की आपने मेरे से बात करी है, इसका केस ऐसा चलेगा कि चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए हमेशा अपने माथे पर चंदन लगा के रखो। गोपी चंदन लगाते हैं हम, बहुत सारे चंदन आते हैं, आप पीला चंदन लगाओ, इससे शीतलता आएगी, कंसंट्रेशन रहेगा। तो आप एकदम से जंप नहीं करोगे नया आइडिया। जो 2 नंबर वाले होते हैं उनको चंद्रमा रूल करते हैं, वो रिलेशनशिप में उनकी लाइफ कभी भी अच्छी नहीं होती। मम्मी पापा के साथ उनकी कम से कम बनेगी, इधर उधर होते रहेंगे, चिड़चिड़ापन रहेगा, आज ये काम करा कल ये काम नहीं करा। क्यों हो रहा है? क्योंकि चंद्रमा ऐसा ही है, उन्हें बैलेंस करना लोगों ने सीखा ही नहीं है। कितने लोग बोलते हैं राहु को कंट्रोल करना सीख लिया। अरे तुम भगवान हो क्या, तुमने राहु को कंट्रोल करना सीख लिया? राहु को कभी भगवान खुद कंट्रोल नहीं कर पाए। उन्होंने सांप का धड़ दिया, उसको इंसान का धड़ भी दे सकते थे, लेकिन सांप की बॉडी ही दी क्योंकि वो उसके कर्मों के हिसाब से वो उसी लायक था। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि 4 नंबर जो है राहु वो खराब होते हैं। स्थिरता तो हमें 4 नंबर से मिलते हैं न्यूमरोलॉजी, हमारे ज़ोडिएक साइन के अंदर, न्यूमरोलॉजी की ग्रिड के अंदर। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, चंद्रमा शीतलता को करने के लिए सफेद चंदन जो है वो आप अपने जो है फोरहेड पे जरूर लगाएं। मैडम जी, आपने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, और आपका एक चक्र है, तो इसके ये कैसे काम करता है? एक बार जरा हमें बता कर दिखाइए जरा। जी, आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप कोई अपने मन में सवाल रख लीजिए, आपके अवचेतन मन में कोई सवाल है जो आप मुझे नहीं बता रहे हैं या हम ऑन कैमरा कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने इस व्हील को जो है घुमाया है और उसी के साथ में जैसे ही ये व्हील रुकेगी, आपके अवचेतन यानी सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, जो आपको सपने आते हैं, आपके अनकॉन्शियस माइंड के बारे में ये बता देगा। और अब जैसा कि आप देख रहे हैं व्हील रुकी है 2 ऑफ यंत्र पर, 2 ऑफ वीनस यंत्र पे। यहाँ पे शकुनी बने हुए हैं, यहाँ पे 10 नंबर मकर राशि आ गई है, उसी के साथ में कैप्रिकॉर्न, कार्डिनल, अर्थ साइन। सबसे पहले शकुनी आ गया है, यानी आप किसी चीज से भय कर रहे हैं, आपको किसी से डर है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत चाल बार बार चलता भी है, आपको बार बार उनके ख्याल भी आते हैं, आपको सपने में सांप भी दिखते होंगे, कहीं ना कहीं आप डरते भी होंगे, कुछ ना कुछ आपके ड्रीम्स में भी गड़बड़ है, क्योंकि शकुनी का कार्ड आ गया है। उसके बाद में 2 ऑफ यंत्र यानी पैसों का कार्ड आया है। पहले तो आपके रुके हुए पैसे आपको चाहिए, जो आपने पैसे कमाए वो लॉस्ट हो गए हैं, कहीं इधर उधर आपने या तो गलती से खर्च कर दिए, किसी ने चोरी कर ली है, और वो पैसा आपको वापस चाहिए। ये पैसा कमाने की नहीं दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि मुझे कुछ वापस चाहिए, जो मेरे हिस्से का, मेरे हक का है, वो मुझे नहीं मिल रहा। और ये भी हो सकता है कि आज एट द प्रेजेंट मोमेंट आप जो भी कर रहे हो, जितना आप डिजर्व करते हो, आपको वो नहीं मिल रहा है। तो ये 2 नंबर आ गया, फिर से 2 नंबर मन आपका बिगाड़ रहा है, तो आपका मन भी चंचल होकर इधर उधर चल रहा है। आप न्यूमरोलॉजी भी बहुत अच्छे हैं, तो आप ये बताइए कौन से जो नंबर वाले होते हैं सबसे ज्यादा अधिक धनवान बनते हैं या फिर किस्मत के लकी होते हैं? देखिए, 1 नंबर,
3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, ये न्यूमरोलॉजी के महालक्ष्मी नंबर्स हैं। आपको पता है जब आपका नाम अपन न्यूमरोलॉजी करते हैं ना, नाम के नंबर से अपन चेक करते हैं शेल्डन जो भी हमारे चार्ट्स होते हैं, अगर हम वैदिक ज्योतिष अंग ज्योतिष की बात करें तो उसमें 33 आना चाहिए आपका कंपाउंड नंबर, क्योंकि वो 6 बन जाएगा, वो लक्ष्मी का नंबर बन जाएगा। तो बेसिकली एक नंबर की जो होंगे जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ, 28 को, 10 को हुआ, फिर 3 नंबर जिनका जन्म 12, 21 को हुआ, 3 नंबर हो गए, फिर 7 जैसे 16 नंबर 7 हो गया, 25 नंबर वो भी 7 बन गया, और 5 नंबर तो है ही मनी नंबर, खुद के खुद नहीं प्रिंस नंबर है। तो ये वो नंबर है, अगर आप इसे अपने घर के बारे नंबर्स को लगा दीजिए, अगर आपका घर का फ्लैट नंबर 13 है, जैसे 13 नहीं लेना चाहिए, है ना, 4 नहीं लेना चाहिए, ठीक है, तो आप ये नंबर्स यूज करिए, ये आपको हमेशा स्टेबिलिटी लाके देते हैं, पैसा लाके देते हैं, महालक्ष्मी नंबर है। कुछ गलत कर्म कर भी दिए तो माता लक्ष्मी माता कभी भी धनी निर्धन को भी धन देती है और धनी को भी धन देती है, और ऐसी बात नहीं है। तो आपको ये नंबर्स अपने साथ हमेशा रखने होता है। आप मोबाइल नंबर ही ले लीजिए, आप नाम का जो नंबर है वो चेंज करें। एकता कपूर हर महीने नंबर बदलती है, ऋतिक रोशन हर महीने अपना नाम बदलता है, सब लोग अपने नाम, वो जो उनकी पिक्चर एकता कपूर की कैसे चलती है, सीरियल कैसे चल रहे हैं, दिखा तो फैंटेसी रही है, रियल तो कुछ दिखा नहीं रहे अपने सीरियल में, बट उन अल्फाबेट से उनका नाम चल रहा है। तो हम हर महीने चीजें चेंज करते हैं बिजनेस लोगों में। जी महादेवी जी, अब बात करते हैं राजस्थान की राजनीति के ऊपर में, कि जैसे कि 2 लोग का नाम सामने है उपराष्ट्रपति को लेकर के कि कौन बनेंगे, किरोड़ीलाल बीड़ा या फिर वसुंधरा राजे जी। आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन बन सकते हैं? देखिए, के और वी दोनों को ही कहीं ना कहीं चंद्रमा भी रूल कर रहे हैं, राहु भी रूल कर रहे हैं, इसलिए दोनों ही अल्फाबेट ऑस्पिशियस नहीं है हमारे वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति बनने के लिए। सबसे पहले मैं आपको कुछ अल्फाबेट्स बता देती हूँ जिनका नाम सामने अगर नहीं भी आया है तो उनको वो गद्दी मिलेगी। और मैंने पहले भी बहुत पॉलिटिकल इंटरव्यूज दिए हैं, तो अब मैं आपको नाम बता देती हूँ जिनका नाम ए से चालू हो रहा है, जिनका नाम एच से चालू हो रहा है, जिनका नाम पी से चालू हो रहा है, आर से चालू हो रहा है, टी से चालू हो रहा है। ये वो अल्फाबेट्स हैं जिनके नाम शुरू होंगे, और इनमें से वो एक ऐसा इंसान है जो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, क्योंकि मैंने इन लोगों की न्यूमरोलॉजी, नेमोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी चेक करी है। इनके अंदर वो योग्यता है, इनके वो राजयोग हैं जिनको सडनली एकदम से रिकॉग्नाइजेशन, पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन दे सकते हैं, और वो पहले कभी भी पब्लिक फिगर नहीं रहे हैं, बहुत नीचे लेवल पे रहे हैं, तो अभी ऊपर लेवल पे आने वाले हैं, इसलिए। यानी कि कहना चाहते हैं कि इन दोनों में से कोई भी लोग उपराष्ट्रपति नहीं बनना है? जी नहीं, बिल्कुल, अ बिग नो फॉर देम। द रीजन बीइंग कि मुझे उनसे कोई ग्रजेस नहीं है, मैं अपने एस्ट्रोलॉजी के द्वारा आपको बता रही हूँ, और उसी के साथ में ये वो ऑलरेडी पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन में है। मैंने आपको बोला जो पब्लिकली जिनको लोग कम जानते हैं वो इस गद्दी पर आने वाले हैं, तो इसीलिए ही अब एक नया नाम सामने आएगा जिसकी आप लोगों ने उम्मीद नहीं करी होगी।